जुडिशियल ड्रीम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे हिंदू लॉ लीगल सीरीज में आज हम एक काफ़ी दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, यानी दाम्पत्य अधिकारों की बहाली। जी, ये टॉपिक लॉ स्टूडेंट्स के लिए और ख़ास तौर पर जो जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर सवाल आते हैं इससे। हाँ, बिल्कुल। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हिंदू कानून में विवाह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना? जी इसे एक पवित्र सामाजिक संस्था माना गया है जी, एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन। और इसमें पति पत्नी दोनों के कुछ अधिकार भी हैं, कुछ कर्तव्य भी, और सबसे बुनियादी है साथ रहने का अधिकार, सहचर्य का। लेकिन सोचिए, अगर कोई एक पार्टनर बिना किसी वाजिब कारण के दूसरे का साथ छोड़ दे, हाँ, ये स्थिति आ सकती है। तो यहीं पर कानून एक रास्ता देता है जिसे कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट। तो चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो यही कि ये कॉन्जुगल राइट्स या दाम्पत्य अधिकार ये असल में हैं क्या, इनका मतलब क्या है? देखिए, कॉन्जुगल राइट्स मतलब वो अधिकार और दायित्व जो एक विवाह से स्वाभाविक रूप से पैदा होते हैं। इसमें मुख्य तौर पर आता है एक दूसरे के साथ रहना, मतलब कोहैबिटेशन, साहचर्य बनाए रखना, जिसे हम कंपेनियनशिप कहते हैं, कंपेनियनशिप, हाँ। और वैवाहिक स्नेह, अफेक्शन देना, ये सब चीजें। सरल शब्दों में कहें तो ये वो आपसी जिम्मेदारियां हैं जो एक शादीशुदा जोड़े की एक दूसरे के प्रति होती हैं। इसी को कंसोर्टियम भी कहते हैं। अच्छा, कंसोर्टियम। और फिर ये शब्द रेस्टिट्यूशन यानी बहाली, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? रेस्टिट्यूशन मतलब किसी चीज को उसकी पहली वाली स्थिति में वापस लाना। तो यहाँ दाम्पत्य अधिकारों की बहाली ये तब होता है जब पति या पत्नी में से कोई एक बिना किसी ठोस वजह के, मतलब रीजनेबल एक्सक्यूज के बिना, रीजनेबल एक्सक्यूज, हाँ, ये शब्द महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो बिना रीजनेबल एक्सक्यूज के दूसरे के साथ से उसकी सोसाइटी से अलग हो जाता है, विड्रॉ कर लेता है। ऐसी हालत में जो पीड़ित पक्ष है, अग्रीव्ड स्पाउस जिसे कहते हैं, वो कोर्ट जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका डाल सकता है कि इन अधिकारों को बहाल किया जाए। मतलब कोर्ट दूसरे पक्ष को निर्देश दे कि वापस आकर साथ रहो। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जी, इसका मकसद क्या है? क्या ये कोई सजा है, पुनिटिव है? नहीं, ये बहुत जरूरी है समझना। ये पुनिटिव बिल्कुल नहीं है। सजा देना इसका मकसद है ही नहीं। ये असल में रेस्टोरेटिव है, सुधारात्मक, और प्रिवेंटिव भी कह सकते हैं। रेस्टोरेटिव मतलब कोशिश ये है कि शादी टूटे नहीं। अगर पति पत्नी में कोई अनबन हुई है तो उन्हें एक मौका मिले उसे सुलझाने का, उन्हें फिर से साथ रहने के लिए एनकरेज करना, ताकि विवाह की जो संस्था है वो बनी रहे। ये सोच है इसके पीछे। अच्छा, तो ये तो हुई इसकी परिभाषा और मकसद। अब इसका थोड़ा इतिहास देखते हैं। क्या ये हमेशा से हमारे हिंदू कानून का हिस्सा था? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि ये मूल रूप से भारतीय अवधारणा नहीं है। ये आई है इंग्लिश मैट्रिमोनियल लॉ से। इंग्लैंड से? जी, वहाँ पुराने समय में इक्लेसियास्टिकल कोर्ट्स होती थीं, चर्च की अदालतें। उनके पास ये शक्ति थी कि वो पति या पत्नी को आदेश दे सकती थी कि साथ रहो, अलग मत हो। अच्छा। अगर हम अपने पारंपरिक हिंदू कानून को देखें तो उसमें आरसीआर जैसा कोई सीधा प्रावधान नहीं मिलता। अच्छा, तो फिर क्या था? हाँ, मतलब विवाह को अटूट मानते थे और पत्नी का कर्तव्य था पति के साथ रहना जब तक पति बहुत बुरा बर्ताव न करे। पति का भी कर्तव्य था भरण पोषण का, लेकिन कोर्ट जाकर आरसीआर की डिग्री लेने जैसा कुछ नहीं था। तो फिर ये हमारे कानून में आया कैसे? ये आया आज़ादी के बाद, जब 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बन रहा था। तो हमारे लेजिस्लेटर्स ने सोचा कि विवाह को बचाने के लिए एक कानूनी उपाय होना चाहिए। उन्होंने इंग्लैंड से ये कॉन्सेप्ट लिया, आरसीआर का। लेकिन वैसे का वैसा ले लिया? नहीं, उसे भारतीय समाज और संविधान के हिसाब से ढाला, जैसे समानता का सिद्धांत वगैरह, और फिर इसे सेक्शन 9 के तौर पर एक्ट में शामिल किया गया। ये पति और पत्नी दोनों को बराबर अधिकार देता है। चलिए बातें सीधे कानून पर। सेक्शन 9 कहता क्या है? शब्दशः नहीं, पर मुख्य बातें क्या हैं? सेक्शन 9 मोटा मोटी ये कहता है कि अगर पति या पत्नी में से कोई बिना रीजनेबल एक्सक्यूज के दूसरे के सोसाइटी से हट गया है, मतलब साथ छोड़ दिया है, विड्रॉ कर लिया है। हाँ, विड्रॉ कर लिया है, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है, पीड़ित पक्ष, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आरसीआर के लिए पिटिशन फाइल कर सकता है। और अगर कोर्ट संतुष्ट है कि याचिका में जो कहा गया है वो सच है
और कोई कानूनी वजह नहीं है राहत न देने की, तो कोर्ट आरसीआर की डिक्री पास कर सकती है। इसमें ये रीजनेबल एक्सक्यूज वाली बात फिर से आई। अगर कोई अलग रह रहा है तो क्या उसे साबित करना होगा कि उसके पास वजह थी? ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसका है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सेक्शन 9 में एक एक्सप्लेनेशन है जो ये साफ करता है। एक्सप्लेनेशन कहता है कि ये साबित करने का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, उसी व्यक्ति पर है जो सोसाइटी से हटा है। मतलब जो छोड़कर गया है। जी, जैसे अगर पति ने याचिका डाली और पत्नी अलग रह रही है, तो पत्नी को कोर्ट में साबित करना होगा कि उसके पास अलग रहने का जायज कारण था। हाँ। अगर वो नहीं कर पाती तो कोर्ट पति के हक में डिक्री दे सकती है। तो अगर किसी को आरसीआर की डिक्री चाहिए तो क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए? एसेंशियल्स क्या है? देखिए, सेक्शन 9 से 4 मुख्य बातें निकलती हैं। पहला, एक पार्टनर का दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉ करना, मतलब साथ छोड़ देना। शारीरिक अलगाव। हाँ, ज्यादातर मामलों में शारीरिक अलगाव। दूसरा, ये विड्रॉ बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के होना चाहिए। तीसरा, याचिकाकर्ता ने जो बातें कही हैं वो सच होनी चाहिए, कोर्ट को संतुष्ट होना होगा। और याचिकाकर्ता का अपना बर्ताव भी ठीक होना चाहिए, क्लीन हैंड्स। बिल्कुल। और चौथी बात, रिलीफ देने से इनकार करने का कोई कानूनी आधार नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए शादी ही वॉइड है या याचिकाकर्ता खुद ही किसी मैट्रिमोनियल ऑफेंस का दोषी है, तब कोर्ट मना कर सकती है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल। मान लीजिए कोर्ट ने आरसीआर की डिक्री दे दी, तो क्या कोर्ट पुलिस भेजकर या जबरदस्ती दूसरे को साथ रहने को मजबूर कर सकती है? ये थोड़ा सुनने में अजीब है। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है और इसका जवाब है नहीं। कोर्ट किसी को फिजिकली कंपेल नहीं कर सकती कि जाओ और साथ रहो। आरसीआर की डिक्री एक जुडिशियल कमांड है, पर यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता में इस तरह दखल नहीं देती। कानून भी समझता है कि रिश्ते जबरदस्ती नहीं चलते। हाँ, बिल्कुल, ये आपसी मर्जी और स्नेह पर टिके होते हैं। तो फिर डिक्री लागू कैसे होती है अगर कोई नहीं मानता तो? इसका तरीका थोड़ा अलग है। सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी के ऑर्डर 21 रूल 32 में बताया गया है, अगर कोई डिक्री नहीं मानता तो दूसरा पक्ष कोर्ट जा सकता है। तब कोर्ट जो व्यक्ति आज्ञा नहीं मान रहा उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने का आदेश दे सकती है। प्रॉपर्टी अटैच? हाँ, मतलब कुर्की। हाँ, कुर्की। और अगर फिर भी वो नहीं मानता तो प्रॉपर्टी बेची भी जा सकती है और उससे मिले पैसे से मुआवजा दिया जा सकता है डिक्री होल्डर को। कुछ मामलों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है, लेकिन शारीरिक बल प्रयोग नहीं होता। तो इसका असर ज्यादा मनोवैज्ञानिक और कानूनी है। हाँ, बिल्कुल। और जैसा आपने पहले कहा था, मकसद सुलह है, जबरदस्ती नहीं। रिकंसिलिएशन। एग्जैक्टली। सेक्शन 9 का उद्देश्य रिकंसिलिएशन है, कोअर्जन नहीं। ये एक मौका है कि मतभेद दूर हो, वैवाहिक जीवन फिर पटरी पर आए। कानून की तरफ से एक इशारा है कि शादी बचानी चाहिए। अच्छा, इस डिक्री का कोई और कानूनी नतीजा भी होता है? मतलब अगर कोई इसे न माने तो उसका कोई और असर? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण नतीजा है। सेक्शन 13(1)(a) के II में अगर आरसीआर की डिक्री पास हो गई और उसके 1 साल बाद तक पति पत्नी के बीच कोहैबिटेशन फिर से शुरू नहीं हुआ, मतलब डिग्री का पालन नहीं हुआ 1 साल तक, हाँ, तो ये अपने आप में तलाक का एक ग्राउंड बन जाता है। अच्छा, तो कोई भी पार्टी तलाक फाइल कर सकती है इस आधार पर? जी हाँ, कोई भी पार्टी, चाहे जिसके पक्ष में डिक्री हुई हो या जिसके खिलाफ। ये दिखाता है कि अगर आरसीआर से सुलह नहीं हुई तो कानून रिश्ते को खत्म करने का रास्ता भी देता है। चलिए अब उस रीजनेबल एक्सक्यूज पर वापस आते हैं। कानून कब मानता है कि अलग रहना जायज है? क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके? देखिए, रीजनेबल एक्सक्यूज को कानून ने कहीं लिस्ट नहीं किया है। ये केस टू केस तय होता है। कोर्ट देखती है कि क्या कारण इतना गंभीर है कि वापस जाकर साथ रहने की उम्मीद करना ठीक नहीं है। जैसे अगर एक साथी दूसरे के साथ क्रूरता करता है, शारीरिक या मानसिक, मारपीट या गाली गलौज। हाँ, या फिर अगर दूसरा साथी व्यभिचार में है, या किसी पर झूठे गंभीर आरोप लगाना जैसे अनैतिकता के, या अगर पति बिना वजह पत्नी और बच्चों का खर्चा नहीं उठा रहा, फेलियर टू प्रोवाइड मेंटेनेंस। अच्छा। या कोई ऐसी गंभीर स्थिति जिससे मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को खतरा हो, या मान लीजिए धर्म परिवर्तन कर लिया हो। मोटा मोटी अगर अलग रह रहे साथी के पास तलाक लेने का कोई वैलिड ग्राउंड मौजूद है तो उसे आरसीआर के तहत वापस जाने को नहीं कहा जा सकता। ये तो मंतकी लगता है। अगर तलाक का आधार है तो फिर साथ रहने को क्यों कहना? बिल्कुल। कोर्ट ये देखती है कि आरसीआर का इस्तेमाल किसी को और परेशान करने के लिए ना हो। अब आते हैं इसके सबसे विवादित हिस्से पर, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। सेक्शन 9 संवैधानिक है
या नहीं, इस पर तो काफी बहस हुई है। हाँ, ये बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण बहस है, जुडिशरी एग्जाम्स के लिए तो खास तौर पर। इसमें 3 बड़े केस लॉज हैं। सबसे पहले 1983 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आया, टी सरेथा वी टी वेंकटा सुब्बाई। हाँ, सारेथा केस। इसमें क्या हुआ था? इसमें जस्टिस पी.ए. चौधरी ने सेक्शन 9 को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। अरे, किस आधार पर? जस्टिस चौधरी का तर्क था कि यह संविधान के आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इसमें राइट टू प्राइवेसी और ह्यूमन डिग्निटी भी शामिल है, और किसी को, खासकर महिला को, राज्य ये कैसे मजबूर कर सकता है कि वो किसके साथ रहे, किसके साथ यौन संबंध बनाए। बॉडीली ऑटोनॉमी का तर्क दिया उन्होंने। हाँ, बिल्कुल, बॉडीली ऑटोनॉमी और पर्सनल चॉइस पर हमला माना इसे। उन्होंने कहा ये गवर्नमेंटल इन्वेजन ऑफ इंटीमेट जोन्स है और ये जेंडर इक्वालिटी के भी खिलाफ है। ये तो बहुत मजबूत तर्क थे, पर क्या ये फैसला माना गया? नहीं, अगले ही साल 1984 में दिल्ली हाईकोर्ट में एक और केस आया, हरविंदर कौर वी हरमंदर सिंह चौधरी। हरविंदर कौर केस? जी, इसमें जस्टिस ए.बी. रोहतगी ने सारेथा के फैसले से बिल्कुल अलग राय रखी। उन्होंने सेक्शन 9 को संवैधानिक माना, कॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, दिल्ली हाईकोर्ट का क्या तर्क था? जस्टिस रोहतगी ने कहा कि सेक्शन 9 का मकसद शादी को बचाना है, तोड़ना नहीं। ये कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है लिबर्टी पर। उन्होंने कहा कि शादी में कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, साथ रहना उनमें से एक है, और इसे लागू करवाना प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि सारेथा केस में सेक्सुअल एस्पेक्ट पर ज्यादा जोर है, जबकि आरसीआर सिर्फ कोहैबिटेशन और कंपेनियनशिप की बात करता है। तो अब 2 हाईकोर्ट के बिल्कुल उल्टे फैसले थे। मामला सुप्रीम कोर्ट गया होगा फिर? जाहिर है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला दिया सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा 1984 केस में। सरोज रानी केस? जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सही माना, हरविंदर कौर, और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले टी सरीथा को पलट दिया, ओवररूल कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 9 की संवैधानिकता को अपहोल्ड किया, उसे संवैधानिक माना। सुप्रीम कोर्ट का मेन आर्ग्यूमेंट क्या था? क्यों माना संवैधानिक? जस्टिस फजल अली ने फैसले में कहा कि सेक्शन 9 का उद्देश्य प्यूनिटिव नहीं, रिकंसिलिएटरी है। ये शादी बचाने का एक तरीका है। कोर्ट ने साफ किया कि आरसीआर डिक्री सिर्फ कंजोर्शियम यानी साथ रहने का निर्देश देती है, सेक्सुअल एक्ट के लिए मजबूर नहीं करती, और इसे लागू करने का तरीका यानी प्रॉपर्टी अटैचमेंट वो भी ऐसा नहीं है जो सीधे शारीरिक स्वतंत्रता छीने। इसलिए ये आर्टिकल 14, 19 या 21 का उल्लंघन नहीं करता। तो सरोज रानी के बाद कानूनी स्थिति तो क्लियर हो गई, सेक्शन 9 संवैधानिक है। पर क्या ये बहस खत्म हो गई है? खासकर 2017 के पुट्टास्वामी जजमेंट के बाद, जिसने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना है। हाँ, ये बहुत रेलेवेंट सवाल है। देखिए, सरोज रानी आज भी लॉ ऑफ द लैंड है, सेक्शन 9 संवैधानिक है, लेकिन पुट्टास्वामी ने प्राइवेसी और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को बहुत मजबूती दी है। तो अब एकेडमिक सर्कल्स में, एक्टिविस्ट्स के बीच ये बहस फिर से उठी है। आलोचक कहते हैं कि जब प्राइवेसी मौलिक अधिकार है, जिसमें चॉइस का अधिकार शामिल है, तो स्टेट कैसे किसी को किसी और के साथ रहने का आदेश दे सकता है? ये ऑटोनॉमी के खिलाफ है। लेकिन कोर्ट का रुख अभी भी सरोज रानी वाला ही है। फिलहाल हाँ, न्यायपालिका का कहना है कि डिक्री सिंबॉलिक ज्यादा है, इन्वेजिव नहीं, पर हाँ, ये टेंशन मौजूद है। हो सकता है भविष्य में इस पर फिर विचार हो। ठीक है, अब अगर हम इसके प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो आज के समय में इसका क्या महत्व है? देखिए, आलोचनाओं के बावजूद कुछ व्यावहारिक पहलू तो हैं इसके। पहला, ये सुलह का एक कानूनी रास्ता देता है। कई बार मीडिएशन से बात बन जाती है इसी दौरान। दूसरा, वो तलाक वाला आधार। हाँ, आरसीआर डिक्री का पालन न होना 1 साल बाद तलाक का ग्राउंड बन जाता है, सेक्शन 13(1)(a। ये महत्वपूर्ण है। तीसरा, ये सद्भावना दिखाने का तरीका हो सकता है, जैसे मेंटेनेंस या कस्टडी के मामलों में आरसीआर याचिका दिखा सकती है कि पार्टी शादी बचाना चाहती है। और सबूत के तौर पर भी? हाँ, डिजर्शन या क्रूएलिटी जैसे मामलों में ये पार्टियों के इरादे समझने में कोर्ट की मदद कर सकता है। लेकिन इसकी आलोचनाएं भी बहुत हैं। हाँ, क्या है वो मुख्य क्रिटिसिज्म? हाँ,
क्रिटिसिज्म भी गंभीर है। एक तो ये कि ये शादी को एक तरह से प्रॉपर्टी राइट जैसा बना देता है ऑब्जेक्टिफिकेशन। कि एक साथी दूसरे को वापस पाने का दावा कर रहा है। बिल्कुल। दूसरा, इसका मिसयूज हो सकता है। लोग इसे ईमानदारी से सुलह के लिए नहीं, बल्कि दूसरे को परेशान करने या तलाक के लिए ग्राउंड बनाने की स्ट्रैटेजी की तरह इस्तेमाल करते हैं। मेंटेनेंस से बचने के लिए भी। हाँ, ये कह करके हम तो साथ रखने को तैयार हैं। तीसरा, वही प्राइवेसी और ऑटोनॉमी का उल्लंघन वाला तर्क। और चौथा, ये अव्यावहारिक लगता है। क्या सच में कोर्ट के आदेश से रिश्ते जुड़ सकते हैं? फोर्स्ड कोहैबिटेशन आज के जमाने में अजीब लगता है। तो अगर ये इतना प्रॉब्लमैटिक है तो बेटर ऑल्टरनेटिव्स क्या है? आज ज्यादातर लोग मानते हैं कि बेहतर तरीके हैं, जैसे मीडिएशन यानी मध्यस्थता, जिसमें तीसरा निष्पक्ष व्यक्ति मदद करता है। काउंसलिंग। हाँ, काउंसलिंग, जहां प्रोफेशनल्स भावनात्मक मदद करते हैं। और म्यूचुअल कंसेंट प्रोसीजर्स, जहां कानून आपसी सहमति से अलग होने को आसान बनाता है। इनमें जोर जबरदस्ती पर नहीं होता। सही कहा, आपसी समझ और सहमति पर होता है। आजकल कोर्ट्स का एटीट्यूड कैसा है सेक्शन 9 को लेकर? क्या वो सख्ती से लागू करती हैं? देखिए, सरोज रानी बाध्यकारी है, पर अदालतें अब काफी सावधानी बरतती हैं। कोशिश रहती है कि इसका इस्तेमाल दमन के लिए ना हो। याचिकाकर्ता का कंडक्ट भी देखा जाता है। जोर अब ब्लाइंड एनफोर्समेंट पे उतना नहीं है जितना सुलह की गुंजाइश तलाशने पर है। मीडिएशन के लिए ज्यादा बेचते हैं। हाँ, अक्सर आरसीआर याचिका पर सीधे डिक्री देने के बजाय पहले मीडिएशन के लिए भेजा जाता है। ये ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो कुल मिलाकर सेक्शन 9 एक कॉम्प्लेक्स प्रोविजन है। ये पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही कहा। ये शादी की पवित्रता के विचार को मानता है, पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सवाल भी खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक कहा है, पर इसकी व्याख्या ऐसी की है कि ये सुलह का साधन बने, जबरदस्ती का नहीं। आज के समाज में शायद ये उतना प्रभावी न हो, पर यह कानून का हिस्सा है। इसका भविष्य इसके समझदारी भरे इस्तेमाल पर निर्भर करेगा। चलिए, तो ये थी हमारी चर्चा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पर। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको मदद मिली होगी, खासकर एग्जाम्स के लिए। जुडिशियल ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये बातचीत उपयोगी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और आगे भी ऐसे लीगल टॉपिक्स पर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस टॉपिक पर और जुडिशरी मेंस के लिए मॉडल आंसर चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए कानूनी विषय के साथ। धन्यवाद।